हेलो गाइस, मैं हूं रंजन मिश्रा गाजियाबाद से। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, हम लोग ये समझना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है। कूलम्ब्स लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं। दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स हम लोग पढ़ चुके हैं। इसको समझने के लिए एक थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, मान लीजिए कि 3 रूम है। एक रूम ए है, एक रूम बी है और एक रूम सी है। ठीक, इसमें कंडीशन ये है कि तीनों रूम में अलग अलग पहलवान हैं। आपको हर रूम में जाना है। पहलवान एक गुस्सा देगा, बढ़िया से दबा के गुस्सा देगा आपको बम से, और आपको फील कर लेना है कि कैसा लगा है। फिर तीनों से एक एक गुस्सा खाने के बाद आपको आके मुझे बताना है कि किसका गुस्सा जो लगा था मुंह का वो तेज लगा था। ठीक है, मान लीजिए आप इसके पास गए, इसने आपको मारा गुस्सा, आपने फिजिक्स से कैलकुलेट किया और ये 100 न्यूटन है। आप ही, अलग अलग पर्सन की बात नहीं हो रही है, आप ही फिर इसमें गए, इस वाले पहलवान ने आपको 150 न्यूटन का गुस्सा मारा और ये जो है 200 न्यूटन का गुस्सा मारा। अब इसमें देखिए, समझने वाली बात क्या है। एक ही पर्सन 3 अलग अलग लोगों से पीट के आ रहा है। अब उससे पूछा गया कि किसने ज्यादा मारा। बात समझ में आ रहा है? अब इसको देखिए, क्या कहेंगे, पहलवान जो सी रूम में है वो पहलवान ज्यादा तगड़ा है और ज्यादा तेज पंच मारता है। कुछ आइडिया मिल रहा है? एक ही बॉडी के ऊपर अलग अलग लोगों का इफेक्ट देख रहे हैं आप। ऐसे ही कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होता है। मान लीजिए कि इसमें एक चार्ज होता Q1, इसमें एक चार्ज होता Q2 और इस पे एक चार्ज होता Q3। तीनों लोगों से पूछा गया एक टेस्ट चार्ज को, मान लीजिए एक टेस्ट चार्ज है Q0, एक बार इसमें गया, एक बार इसमें गया और एक बार इसमें गया। सेम चार्ज तीनों में गया हुआ है Q0। इससे पूछा गया, इसमें गया तो इस पे कितना फोर्स लगा, 100 न्यूटन का। जब इसमें गया तो इस पे 150 न्यूटन का, इसमें गया तो 200 न्यूटन का। अब Q0 से अगर पूछा जाए, बेटा ये बता किस वाले रूम में ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो क्या बोलेगा कि इस वाले चार्ज की वजह से ज्यादा फोर्स लग रहा है। बात समझ में आ रहा है? इसमें सेम चार्ज है, कंपेयर करा गया तो इस पे ज्यादा फोर्स आया। कुछ आइडिया मिल रहा है? इंटेंसिटी एक ही चीज पे। अब इसको क्या है कि एक ही चीज ना बोल के फिजिक्स के लैंग्वेज में या जनरल लैंग्वेज में भी, जैसे आप बाजार जाते हैं तो आप क्या पूछते हैं, आम का सीजन चल रहा है भाई, आम कैसे है, तो क्या बोलता है 100 रुपया। अब जैसे उसने बोला 100 रुपीज, आपने क्या इंटरप्रेट किया, उससे क्या मतलब निकाला आपने? मतलब क्या निकाला कि 100 रुपीज पर केजी, 1 केजी का वो रेट बता रहा है। अब 4 तरह का आम होता है, एक का होता 100, एक का 150, एक का 200। तो आप क्या इंटरप्रेट करते हैं कि जो 200 वाला है वो महंगा है। महंगा इन द सेंस पर केजी महंगा है, पर केजी महंगा है। बात समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं इंटेंसिटी, कि 1 केजी पे कितना निकाला गया। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है 1 कूलम का। एक ले जाइए चार्ज, मान लीजिए कि ये Q0 1 कूलम हो जाता, ये जो है 1 कूलम हो जाता। फिर क्या होता, इसके पास 1 कूलम गया, 100 न्यूटन लगा, इस पे 1 कूलम गया, 150 लगा, इस पे गया 200 लगा। दैट मीन्स यही 1 कूलम के ऊपर लगने वाला फोर्स इंटेंसिटी बोल दिया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल दिया जाएगा। इसे डिफाइन किया गया, देखो, फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगता है उसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। ठीक, अब यहां देखिए डायरेक्शन की बात कहा गया। डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, यहां से ई क्या आ रहा है, देखिए F
दैट मीन्स वेक्टर डिवाइडेड बाय ये स्केलर, दैट मीन्स इसका डायरेक्शन वही होगा जो इसका डायरेक्शन होगा। क्लियर है? इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम एक पॉइंट पे निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक पॉइंट पे निकालते हैं, और उसका मतलब क्या है, होता क्या है, ये कोई चार्ज है मान लीजिए, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है चारों तरफ। अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा, जब यहां पे आएगा ये, तब यहां पे इस पॉइंट पे पर यूनिट चार्ज कितना फोर्स रहेगा, दैट विल बी द इंटेंसिटी। एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात की जाती है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक पॉइंट का फंक्शन है। एक पॉइंट के बारे में बात कर रहा है कि उस पॉइंट पे, उसके पहले कुछ हो सकता है, उसके बाद हो सकता है, उसके आगे पीछे भी कुछ हो सकता है, उस पॉइंट पे इतना फील्ड होगा। क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक पॉइंट की बात करता है। ठीक, अभी डायरेक्शन में देखिए, डायरेक्शन जो है, फोर्स का डायरेक्शन तो हो गया, इसमें भी तो चीज है। अगर पॉजिटिव, ये जो चार्ज है पॉजिटिव है, तो वही डायरेक्शन होगा जो फोर्स का है। लेकिन अगर ये चार्ज निगेटिव हो जाता है तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। तो वेक्टर का नियम ही है कि अगर निगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाता है तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। ठीक, अब यहां देखिए, हमने वेक्टर फॉर्म में बात किया है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमने वेक्टर फॉर्म में बात किया है। हमने क्या कहा कि यहाँ पे एक चार्ज है, ठीक, इसकी वजह से बी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, ये हम जानना चाहते हैं। चार्ज कहां पे है, पी पे, इसका पोजीशन क्या है, आर नॉट। बी पॉइंट जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, उसका पोजीशन है आर। ठीक है, लेकिन होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां के बीच का पोजीशन वेक्टर की हमें बात करनी पड़ेगी। अब इसका पोजीशन क्या होगा, ट्रायंगल लॉ से दिस प्लस दिस, मान लीजिए आर डैश है, दिस प्लस दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस, ट्रायंगल लॉ दिस इक्वल टू दिस, दैट मींस आर नॉट प्लस आर डैश नॉट इक्वल टू आर होगा। तो यहां से आर डैश वेक्टर क्या आ जाएगा, आर माइनस आर नॉट, वही लिखा हुआ है। यहां देखिए, ये फोर्स निकल गया, फोर्स कितना होगा, F इक्वल टू के, ये वाला चार्ज Q अपॉन यहां पे कोई टेस्ट चार्ज है Q नॉट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर है। डिस्टेंस कितना है, R डैश का स्क्वायर। अब ये स्केलर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो R डैश का कैप लगाना पड़ेगा, और कैप क्या होता है, R वेक्टर अपॉन R डैश वेक्टर। तो R डैश की वैल्यू ये थी, तो ये आपका फील्ड आ गया। ठीक, समझ में आया? फिर से रिपीट करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स होता है एक कूलम्ब चार्ज पे लगने वाला। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। पहली चीज, दूसरी चीज ये वेक्टर है, और तीसरी चीज एक पॉइंट की बात करता है, एक पॉइंट पे बात किया जाता है। ठीक है, अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल के थ्रू हम लोग समझते हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे कहा गया है कि 3 चार्ज रखे गए हैं, 3 चार्ज Q1, Q2 एंड Q3। इस फिगर में रश्मि खलीदेवा का क्वेश्चन है ये। आपको यहां पे नेट फील्ड बताना है कि कितना होगा। ठीक, इस क्वेश्चन को करने के पहले, क्योंकि एक ट्रेनिंग क्वेश्चन है, हम ये समझाना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड सुपरपोजिशन लॉ को फॉलो करता है। सुपरपोजिशन लॉ क्या है, मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज है Q1, यहाँ पे एक चार्ज होता है Q2, यहाँ पे एक चार्ज होता है Q3, यहाँ पे मान लीजिए Q है। यहाँ पे पूछा जाता कि आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है बताइए। तो क्या करेंगे, इसकी वजह से यहाँ पे निकाल लेंगे, मान लीजिए E1, इसकी वजह से E2, इसकी वजह से E3, इसकी वजह से EN, और ये सब क्या होंगे, वेक्टर के हिसाब से ऐड होंगे। ई नेट विल बी E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस EN वेक्टर। वेक्टर है तो वेक्टर के हिसाब से ही जुड़ेगा, ये कंसेप्ट था। क्वेश्चन में कुछ नहीं है,
बस सुपर पोजिशन समझाने के लिए एक क्वेश्चन दिया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ठीक, क्वेश्चन में कहा गया है कि ये फिगर है, देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि ओरिजिन पे यहां पे आपको फील्ड निकालना है, यहां से डी डिस्टेंस पे यहां पे एक चार्ज है कितना 2q, ठीक, प्लस 2q यहां पे चार्ज। तो यहां पे किधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ये 2q, और जहां पे निकालना है वहां पे हमेशा पॉजिटिव माना जाता है 1 कूलम का चार्ज। तो ये किधर की तरफ लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लग गया। ठीक, इसको हमने नाम दे दिया था ए, इसको हमने बोल दिया ई ए। ठीक, फिर क्वेश्चन में इसी लाइन में दूसरा डी डिस्टेंस पे यहां पे ही एक दूसरा चार्ज रखा गया है जो है -2q का। अब समझिए, जिस तरीके से फोर्स का डायरेक्शन निकालते थे वैसे ही फील्ड का निकालते हैं। अब ये वाला क्या है, माइनस है, ये डिस्टेंस डी है, और ये वाला डिस्टेंस भी यहां से यहां तक का डी है। ये वाला माइनस है, तो इस चार्ज को, क्योंकि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। दैट मीन्स ई बी का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में हो गया। दैट मीन्स ई बी दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गए। अब आपको पता है कि अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो जुड़ जाते हैं। तो हमने इन दोनों का भी रिजल्टेंट निकाल दिया, किसका, ई ए बी। तो क्या होगा, ई ए प्लस ई बी। ठीक है, अब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो माइनस साइन ले नहीं रहे हैं, तो सीधे वैल्यू रख देंगे, क्या, के, इसका मैग्नीट्यूड है 2q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हम डायरेक्शन ले लिया है इसलिए माइनस साइन नहीं रखेंगे। इसका क्या हो गया, के 2q अपॉन डी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 4k, ठीक है, 4k क्यूब अपॉन डी स्क्वायर। ये किसकी वजह से आ गया, हमने यहां पे केवल मैग्नीट्यूड की बात की है। ठीक, ये किसकी वजह से आ गया, ए और बी वाले की वजह से। ठीक, अब आते हैं थर्ड वाले पे, ये देखिए इधर की तरफ, और थर्ड वाला चार्ज भी क्या है, निगेटिव है। थर्ड वाला चार्ज क्या है, निगेटिव है, और उसकी वैल्यू कितनी है, -4q। निगेटिव है तो क्या होगा, अपनी तरफ खींचेगा, और ये था C, तो EC की वैल्यू क्या होगी, K 4q अपॉन डी स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन ये फैक्टर का बन चुका है, ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल भी 30 डिग्री, ये टोटल एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। ठीक, अब क्या हो गया, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर यहां पर रिजल्टेंट, इसका सबका रिजल्टेंट क्या है, ई ए बी था, और इसकी वैल्यू भी क्या है, के 4q अपॉन डी स्क्वायर। अब दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हैं और उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, क्वेश्चन बन गया। तो निकाल दीजिए नेट फोर्स, नेट फील्ड निकाल दीजिए, ई नेट। अब क्या होगा, ई सी स्क्वायर प्लस ई ए बी स्क्वायर प्लस 2 ई सी ई ए बी एंड कॉस 60 डिग्री। ठीक, क्योंकि सबकी वैल्यू देखिए, इसका भी वैल्यू सेम है, तो स्क्वायर होके बाहर आ जाएगा, तो सीधे बाहर ले लिया, 4k क्यूब अपॉन डी स्क्वायर बाहर ले लिया। यहां क्या बच गया 1, यहां क्या बच गया 1, यहां क्या बच गया 2 इंटू 1/2, यहां बच गया √3। तो हमारा ई नेट कितना आ जाएगा, 4k क्यूब अपॉन डी स्क्वायर इंटू √3। ये आपका यूनिट लगा लेंगे आप, ये आपका नेट फील्ड हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल ये एक्सप्लेन करने के लिए कि सुपर पोजिशन प्रिंसिपल इस पे अप्लाई होता है। दैट मीन्स हम अगर बहुत सारे चार्जेज हैं और किसी पॉइंट पे हमने कहा हाथ निकाला था, इस पॉइंट पे निकाला था, किसी एक पॉइंट पे नेट फील्ड निकालना है,
तो सबका वेक्टर सम होगा। अगर वेक्टर मेथड नहीं कर रहे हैं तो फिर सबका डायरेक्शन लेके ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 चार्जेज हैं, एक 3 माइक्रोकूलम का है और दूसरा -3 माइक्रोकूलम का है। कितने डिस्टेंस पे? 20 सेंटीमीटर पे। ठीक है, मिड पॉइंट पे, फर्स्ट क्वेश्चन है कि मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लीजिए। यहां पे क्या है? 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ये A है और ये B है। यहां पर भी सेम अमाउंट पे चार्ज है, बस साइन नेगेटिव है, ये B है। अब देखते हैं मिड पॉइंट O है, तो ये कितना डिस्टेंस पे होगा? 10 सेंटीमीटर पे, और ये भी कितना होगा? 10 सेंटीमीटर पे। ठीक, अब कहा गया है कि यहाँ पे नेट फील्ड बताइए। नेट फील्ड निकालने के लिए अगर 2 चार्ज है तो दोनों चार्ज से पूछेंगे, भाई बता तुम्हारा मैग्नीट्यूड कितना है और तुम्हारा डायरेक्शन कितना है, और दोनों को जोड़ देंगे। इससे पूछते हैं पहले ये पॉजिटिव और यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज है, तो जब तक कहा ना जाए टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लेते हैं। ये पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या करेगा? इधर रिपेल कर दिया, इसको बोल दिया हमने E। अब ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो क्या करेगा? अपने आप को फिर इधर खींचेगा, EB भी इधर ही आ गया। इसका मतलब कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया वो क्या हो जाएगा? ये प्लस EB। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? 1/4πε/Q/r²। रख दीजिए 1/4πε0, दैट मींस 9 इंटू 10⁻9। पहले एक बार दो फार्मूला रख दो। 1/4πε0 QA/OA² प्लस दूसरा कितना है? 1/4πε QB/OB²। इसको AO लिख लीजिए। ठीक है, और वैल्यू रख दीजिए। ये क्या हो गया? 9 इंटू 10⁻9। ये दोनों सेम है, QB सेम है, डायरेक्शन हमने जब ले लिया है तो सीधे वैल्यू रखेंगे। कितना? 3 इंटू 10⁻6 अपॉन ये कितना है? 10 सेंटीमीटर, दैट मींस 10 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर। 2 बार है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5.4 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ खास था ही नहीं। ठीक, अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे कहा गया है कि अगर एक टेस्ट चार्ज, निगेटिव टेस्ट चार्ज यहां पे रख दिया जाए इस पॉइंट पे, तो क्या होगा? सिंपल, हमने क्या पढ़ा? E=F/Q। तो वहां पे अगर फोर्स निकालना है तो क्या होगा? Q इंटू E हो जाएगा सिंपली। अब इसमें देखने वाली बात है, अगर ये पॉजिटिव होगा तो वही डायरेक्शन होगा जो F का होता है, लेकिन अगर ये निगेटिव हो गया तो डायरेक्शन अपोजिट ले लेते। फोर्स भी निगेटिव उसी डायरेक्शन में हो जाएगा, सही बात है, लेकिन कि हम जो निकालते हैं उसको अपोजिट डायरेक्शन में करके निकाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा? इसको हम सॉल्व कर रहे हैं सेकंड पार्ट। F=QE। ठीक है, Q कितना गिवन है? 1.5 इंटू 10⁻⁻9 और E हमने अभी निकाला कितना? 5.4 इंटू 10⁻6। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये वैल्यू 8.1 आ जाती है। 8.1 मेरे पास ऑलरेडी सॉल्यूशन है, -3 न्यूटन। और एक इधर की तरफ आएगा क्योंकि निगेटिव नेट फील्ड इधर था। जब निगेटिव चार्ज होगा तो फोर्स इधर की तरफ, ते हो जाएगा अलोंग OA। ये वाला फोर्स का डायरेक्शन अगर लिखना होता तो ये इधर की तरफ था, तो ये अलोंग, सॉरी, ये ठीक तो है अलोंग OA। ये दोनों जगह ये लिख दिया, ये अलोंग OB होगा। ठीक है, ये वाला अलोंग OB और
ये वाला अलोंग, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ खास था नहीं, केवल कैलकुलेशन। हेलो गाइस, मैं हूं रंजन मिश्रा और आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 5 चार्जेस जिसका सबका Q चार्ज है एक पेंटागन पे रखे गए हैं। फर्स्ट पार्ट उसका है कि उसके सेंटर पे फील्ड कितना होगा, ठीक है। ये डायरेक्ट एप्लीकेशन है पॉलीगन लॉ का। पॉलीगन लॉ क्या कहता है? पॉलीगन लॉ कहता है कि अगर बहुत सारे अगर फोर्सेस लग रहे हैं और उसको आप अगर किसी पॉलीगन के साइड्स के तौर पर रिप्रेजेंट कर सके तो जो उसका रिजल्टेंट होता है क्लोजिंग साइड के द्वारा दिया जाता है, ठीक। ये अगर आप डिटेल में जानना चाहें तो पॉलीगन लॉ पे हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। ये है Q, यहां पर भी Q, यहां पर भी Q, यहां पर भी Q और यहां पर भी Q। नाम बोल दीजिए A, B, C, D और E, ठीक है। ये सिनारियो है। पूछा कहा गया है आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सेंटर पे। अब आपको पता है कि जितने भी रेगुलर पॉलीगन होते हैं, चाहे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, सबका सेंटर से कॉर्नर का डिस्टेंस, मान लीजिए इसको अगर मैं R बोल दूं, ये सेम होता है। ये भी R होगा, ये भी R होगा, ये भी R होगा, ये भी R होगा और ये भी R होगा, ठीक। पहली चीज। दूसरी चीज कि सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, देख लीजिए, और यहां पे O पे सेंटर पे पूछा गया है तो यहां पर भी 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज माना जाता है। जब तक कहा ना जाए टेस्ट चार्ज हम क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अब सबकी वजह से निकालते हैं। इसकी वजह से ये पॉजिटिव किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, ये मान लीजिए EA। सिमिलरली इसकी वजह से इस डायरेक्शन में EB, इसकी वजह से इसी के लाइन में EC, इसकी वजह से इस लाइन में ED और इसकी वजह से इस लाइन में EE हो गया, ठीक है। अब पॉलीगन लॉ याद करिए। पॉलीगन लॉ कहता था कि अगर 2 से ज्यादा फोर्सेस किसी पॉइंट पे लग रहे हैं, ठीक है, और उसको अगर किसी पॉलीगन के साइड से रिप्रेजेंट किया जा सके, ठीक है, तो रिजल्टेंट होता है जो क्लोजिंग साइड होता है। अब क्योंकि सब पे चार्ज सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, ये EB EC सबका अमाउंट सेम होगा, सबको हमने बोल दिया, मान लीजिए E नॉट, ये भी E नॉट, ये भी E नॉट, ये भी E नॉट, ये भी E नॉट और ये भी E नॉट, ठीक है। अब ये सारे एंगल, क्योंकि ये टोटल 360 है और ये 5 एंगल है, सबका एंगल कितना होगा, 72 डिग्री। अब जब इसको हम फोर्स के तौर पर रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर ये एक पॉलीगन बनेगा। किस तरीके से देखिए, अगर यहीं पे मैं इसी फिगर में दिखाई देता हूं, मान लीजिए कि ये वाला फर्स्ट साइड था, अगर मैं यहां पे ले लूं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, तो यहां से फिर 72 डिग्री पे ये 90 होगा, इधर की तरफ कुछ दूसरा फोर्स होगा, फिर यहां से 72 पे तीसरा फोर्स होगा, फिर यहां से 72 पे चौथा फोर्स होगा। देखिए इस डायरेक्शन में हम ले रहे हैं, ठीक है, फिर इससे 74 पे ये इधर की तरफ आएगा और ये इस पे आके मिल जाएगा। अब असल चीज समझिए क्या है, ये फर्स्ट वाला, ये EB, EC और ED, ये वाला हम इस डायरेक्शन में जा रहे थे ऐसे। अकॉर्डिंग टू पॉलीगन लॉ ये वाला रिजल्टेंट होता। अगर मैं इसको E नेट बोलूं, इस वाले को,
तो ये ई नॉट होता है अकॉर्डिंग टू पॉलीगॉन लॉ, क्योंकि जो क्लोजिंग साइड होता है इसका, यहां से ऐसे गया, जो क्लोजिंग साइड होता है दैट वाज द रिजल्टेंट, तो ये ई नॉट होना चाहिए था, क्लियरली समझ लीजिए। लेकिन हुआ क्या, अब इसको पहले मैं लिख देता हूं, ई नॉट, ई नेट, ये ई नेट क्या होगा, ई ए प्लस ई बी प्लस ई सी प्लस ई डी, 1 2 3 4। अब देखिए, लेकिन हुआ क्या कि ये साइड फिफ्थ वाला साइड हो गया, कौन सा, ए बी सी डी, ई वाला साइड हो गया, ये ई ई हो गया। दैट मीन्स ई ई जो है इट इज ऑपोजिट टू ई नेट, दैट मीन्स ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ ई ई, माइनस ऑफ ई ई। तो यहां से रिजल्ट क्या आ गया कि ई ए प्लस ई बी प्लस ई सी प्लस ई डी, इसको इधर लेकर आइए, प्लस ई ई, जीरो हो गया। हमेशा याद रखिए, कभी भी रेगुलर पॉलीगॉन, चाहे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, ऑक्टागन हो, कितने भी साइड अगर हैं, रेगुलर अगर हैं, तो उसकी वजह से नेट फोर्स या नेट फील्ड उसके सेंटर पे हमेशा 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 जीरो होगा, याद रहेगा। दैट मीन्स फर्स्ट वाले का क्या आंसर आया कि इसका जीरो होगा, ठीक है, इसका सेंटर पे जीरो होगा। नहीं समझ में आया? अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट O इफ चार्ज फ्रॉम वन कॉर्नर इज रिमूव्ड। ठीक है, मान लीजिए कि यहीं से आपने रिमूव कर दिया, ठीक है, इसमें से क्या होगा कि एक फोर्स हट जाएगा, ये एक फोर्स हट गया, ठीक है, एक फोर्स नहीं लगेगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए दिस 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 दिस, ये सब जीरो है। 5 अगर मान लीजिए पांचों जीरो होता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहां पे जो चार्ज है जो आप हटा रहे हैं, मान लीजिए होता, अगर चार्ज होता तो ये वाला कंडीशन होता, जीरो होता नेट। इसका मतलब कि ये वाला ए का, मान लीजिए ए वाला, ए किसके इक्वल हो गया, माइनस ऑफ ई बी प्लस ई सी प्लस ई डी प्लस ई ई, इसके इक्वल हो गया। और ये किसके इक्वल है, किसी एक की वजह से यहां, ठीक है, अभी हमने लिखा हुआ था कि जो चार्ज है वो किसके इक्वल है, किसी एक वाले के इक्वल है, और किसी एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन ये डिस्टेंस, मान लीजिए इसको आर बोला था तो आर स्क्वायर। अब क्योंकि ये निगेटिव के साथ होगा, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। नहीं समझ में? सिंपल सा है कंसेप्ट, ठीक है। मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं इसको, चाहे ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, कोई भी हो, अगर रेगुलर है, सारे कॉर्नर पे अगर चार्ज रखेंगे तो सेंटर पे नेट फोर्स, नेट फील्ड जीरो होगा। दूसरी चीज, अगर किसी एक से हटा देते हैं, किसी एक से हटा दीजिए, तो रिजल्टेंट कितना होगा, निगेटिव साइन के साथ किसी एक की वजह से जितना होता है उसके निगेटिव। अगर यहां पे मैं माइनस कर दूं तब क्या होगा, यहां पे भी माइनस कर दूं तब क्या होगा, ऐसे बहुत तरह के वेरिएशन कर सकते हैं, करा जाता है सब में, लेकिन कंसेप्ट यही लगता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड पे है। कहा गया है कि एक हेक्सागन है, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 6 point charges are placed at vertices of a hexagon of side 1 meter as shown in figure. What is the electric field at the hexagon? अब इसमें देखिए सबका चार्ज गिवन है, यहाँ Q, Q, यहाँ माइनस Q, यहाँ माइनस Q, यहाँ माइनस Q, यहाँ पे Q, ठीक है। अब एक चीज आपको पता है, क्लियरली पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी पॉइंट पे कितना होता है, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन आर स्क्वायर। Q क्या है, वो चार्ज जिसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं,
और ये r जो है वो डिस्टेंस होता है इस चार्ज से जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, ठीक है। अब इन 6 चार्जेस की वजह से आपको यहां पे निकालना है, ठीक है। दैट मीन्स ये डिस्टेंस सबसे पहले निकालना जरूरी है। अगर इसकी वजह से निकालें, सबसे पहले मैं डायरेक्शन लिख देता हूं। ये पॉजिटिव कहां गया, इधर की तरफ, ये हो गया EA। ये पॉजिटिव कहां गया, इधर की तरफ EB। ये निगेटिव है, ठीक है, और ये पॉजिटिव है, इधर की तरफ गया EC। ये भी निगेटिव, तो इधर की तरफ ही गया ED। ये भी निगेटिव, तो इधर ही की तरफ गया EE। और ये पॉजिटिव है, तो इधर की तरफ गया EF, ठीक है। हमने सारे फोर्सेस निकाल लिए। देखिए, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, ठीक है, इसकी वजह से इधर, और इन तीनों की वजह से अपने साइड। अब हमें एंगल निकालना है और डिस्टेंस निकालना है। एक चीज तो क्लियर है कि मैग्नीट्यूड, चाहे इसकी वजह से या इसकी वजह से, इसकी वजह से, मैग्नीट्यूड सबका सेम होगा। दैट मीन्स EA will be equal to EB and that will be EC, that will be ED, that will be EF। 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 A B C D E and F, ठीक। सबका मैग्नीट्यूड सेम होगा और किसके इक्वल होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सबका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम है Q अपॉन डिस्टेंस, ठीक है। हेक्सागन है, ये टोटल एंगल कितना है 360 और 6 पार्ट में डिवाइड हुआ। दैट मींस हर एंगल क्या होगा 60 होगा। दैट मींस ये हो गया 60, ठीक। ये 60 हो गया, ये वाला 60, तो ये वाला भी 60, 2 60 हो गया, तो ये भी 60। दैट मींस ये क्या हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये 1 मीटर का है, तो ये भी डिस्टेंस 1 मीटर का होगा। दैट मींस यहाँ पे 1 का स्क्वायर आ गया। दैट मींस सबकी वैल्यू क्या आ गई, अगर मैं इसको K बोल दूं पूरे को, तो क्या आ जाएगा KQ, ठीक। अब इस फोर्सेस को मैं लिखता हूं, कहां गया, इधर की तरफ। कौन कौन सा फोर्स है, C और F की वजह से, तो इसको मैं ECF बोल देता हूं। और ये कितना हो जाएगा 2KQ, क्योंकि KQ प्लस KQ, ठीक है। दूसरा फोर्स कहां है, इधर की तरफ। कौन कौन सा, EB, E किसकी वजह से, B की वजह से और E की वजह से, B की वजह से और E की वजह से। इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2KQ। अब सबसे पहले मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकालता हूं, ठीक। क्योंकि ये दोनों सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, इसका रिजल्टेंट बीचों बीच जाएगा 60 डिग्री पे, ठीक। लेकिन 60 डिग्री पे ऑलरेडी इधर एक फोर्स है, इधर एक फील्ड है, कौन सा EAD ऑलरेडी है, प्लस अब इन दोनों का इफेक्ट BE और ये CF, ये दो फोर रिजल्टेंट आ जाएगा। दिस विल बी द E नेट, ठीक है। वो निकालते हैं हम लोग पहले। अब पहले इसका रिजल्टेंट निकालते हैं, इसका और इसका इस डायरेक्शन में जाएगा और देखते हैं क्या होगा। इसका नाम रखा हमने BE और CF। क्या होता है फॉर्मूला, A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा का अंडर रूट। तो क्या है 2KQ का होल स्क्वायर, 2KQ का होल स्क्वायर प्लस 2KQ का होल स्क्वायर और cos 120, क्योंकि ये वाला एंगल कितना है 120 माइनस 1/2। ये 2 से ये 2 कट गया, ठीक। क्या हो गया, ये 2 से 2 कट गया और KQ स्क्वायर 2KQ स्क्वायर होगा ये
इससे कट गया, रिजल्ट क्या आ गया 2k क्यू। ठीक है, इधर की तरफ रिजल्ट आ गया ये वाला 2k क्यू, और ऑलरेडी ईएडी कितना होगा, इन दोनों को ऐसे सेम 2k क्यू, दैट मीन्स जो हमारा नेट ई नेट आ जाएगा वो क्या आएगा, इनका रिजल्टेंट 2k क्यू प्लस ये वाला ईएडी, ए के वजह से और डी के वजह से सबका वैल्यू के क्यू था तो 2k क्यू, दैट मीन्स ई नेट कितना आ जाएगा 4k क्यू, या कहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह पे 4 क्यू, के जगह पे लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 4 क्यू, 4 से 4 कट गया, ई नेट क्या आ जाएगा क्यू अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल मैथमेटिकल था, इसमें कुछ खास था। थैंक यू। अब देखते हैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, दोनों क्वेश्चन को एक एक करके देखते हैं। ठीक, यहाँ कहा गया है चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल आफ्टर टाइम t पूछा गया है। ठीक, अब एक चीज क्लियर है कि F क्या होता है, F हो जाएगा QE, क्योंकि E होता है F/Q, तो फोर्स हमें तुरंत पता चल गया। अगर मैं फोर्स में मास से डिवाइड करता हूं तो हमें तुरंत क्या मिल जाता है, एक्सेलरेशन, दैट मीन्स हमें एक्सेलरेशन मिल गया। क्वेश्चन में गिवन है कि रेस्ट से शुरू हुआ है, दैट मीन्स u 0 है। फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू u प्लस AT, तो v निकल गया हमारे पास क्या, a की वैल्यू है q e अपॉन m, a लिख दिया इंटू t, v आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ m v स्क्वायर, वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ m v स्क्वायर, v स्क्वायर मतलब q स्क्वायर e स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, क्योंकि v स्क्वायर तो q स्क्वायर e स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, m से m कैंसिल, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई, क्या आ गया q स्क्वायर e स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन 2m। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक, क्योंकि इसमें न्यूटन्स लॉ का यूज किया गया था इसलिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रॉन of mass m and charge e falls through a distance h meter in uniform electric field, then time of fall is, again फिर से वही क्वेश्चन है। ठीक है, अभी हमने निकाला कि a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू हो जाएगी q, q की जगह पे यहाँ पे चार्ज e गिवन है, e अपॉन m, a निकल गया हमारे पास। ठीक, अब पूछा गया है देन टाइम ऑफ फॉल, कितना टाइम लगेगा गिरने में। ठीक, कितना गिवन है, देन टाइम ऑफ फॉल, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m ऑफ चार्ज e फॉल्स थ्रू ए डिस्टेंस h, h गिवन है, क्या यूज कर सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a h। ठीक, अब फॉल हो रहा है तो ये आपका 0 हो गया। ठीक, अब अगर हमें v पता चल जाए तो फिर यहां से h और इसका रिलेशनशिप आ जाएगा, तो v को क्या लिख सकते हैं, u प्लस AT, u तो 0 है, ठीक है, a कितना है, e अपॉन m इंटू t। ठीक है, तो ये वैल्यू ले जाके यहाँ पे डाल दें, स्क्वायर करिए इसको, क्या हो जाएगा, e स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर इक्वल टू 2h
की वैल्यू है ई ई अपॉन एम। एक ई से एक ई कट गया, ठीक है, एक ई से एक ई कट गया, एम से एम कट गया, ठीक है। अब देखिए बचा क्या, यहाँ पे टी स्क्वायर बचा और यहाँ बचा 2h, देख लीजिए सब कट चुका है 2h, और यहाँ से एक m गया और यहाँ से क्या आया अपॉन ई ई। अगर t निकालना है तो अंडर रूट कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2mh अपॉन ई, 2mh अपॉन ई, यही आपका सॉल्यूशन है। सिंपल सा क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन इसलिए कराए गए कि इलेक्ट्रोस्टेट का आप न्यूटन सेकंड लॉ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक बॉल है, ठीक है, पिच बॉल है जिसका मास है m, ठीक है, m मास है तो नीचे तुरंत इसका क्या लगेगा mg, ठीक है। ये जो कहा गया है कि सिल्क थ्रेड ऑफ लेंथ l, ये लेंथ l गिवन है और ये डिस्टेंस d गिवन है, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस d गिवन है, ठीक। कहा गया है कि जब इस पे चार्ज दिया जाता है तो ये इधर की तरफ भागता है, दैट मींस इधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स कितना लगेगा QE, इधर की तरफ। अब क्योंकि अगर इसे इक्विलिब्रियम में रहना है यहाँ पे, तो इधर की तरफ भी एक फोर्स होना चाहिए जो इसको बैलेंस करे, और नीचे वाले को बैलेंस करने के लिए ऊपर एक बैलेंस होना चाहिए, और उसको करने के लिए यहाँ पे मुझे एक ही फोर्स दिख रहा है और वो है इसका टेंशन। अगर ये थीटा मालूम है तो ये भी थीटा होगा, इधर इसका क्या होगा कंपोनेंट t cos थीटा, और इधर की तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा t sin थीटा। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अभी न्यूटन्स लॉ का क्वेश्चन है, क्या होगा फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए, ऊपर का फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नीचे का फोर्स। ऊपर का फोर्स क्या है t cos थीटा इक्वल टू नीचे का फोर्स mg। अगेन फॉर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम इधर का फोर्स मस्ट बी इक्वल टू इधर का फोर्स, इधर क्या है t sin थीटा और इधर क्या है QE। इक्वेशन 2 दोनों को डिवाइड कर दीजिए, सेकंड में प्लस को डिवाइड करिए तो क्या आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा QE अपॉन mg, ठीक। लेकिन इस फिगर में देखिए tan थीटा क्या है, ये है थीटा, और tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। इसका परपेंडिकुलर क्या है d, और बेस क्या है ये वाला, दैट मींस l स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का अंडर रूट, l स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का अंडर रूट। अब क्योंकि ये tan थीटा और ये tan थीटा सेम होना चाहिए, दैट मींस QE अपॉन mg मस्ट बी इक्वल टू d अपॉन l स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो यहाँ से E की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इधर चला जाएगा mg अपॉन Q, और ये अंदर था ही l स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन था ये न्यूटन का क्वेश्चन, पूछा इलेक्ट्रोस्टेट में गया था, ठीक है।